स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चौधरी। न्यूज में आपने देख ही लिया होगा कि 5 नवंबर को यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और दो कैंडिडेट्स जो रेस में हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। काफी कुछ खबरों में आपने देखा होगा, काफी प्रोमिनेंटली यूएसए के इलेक्शंस को ग्लोबल लेवल पर फॉलो किया जा रहा है। 5 नवंबर को वोटिंग भी होने वाली है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि 5 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, उस वोटिंग में यूएस के सिटीजन्स जिस कैंडिडेट के फेवर में ज्यादा वोट डालते हैं, अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि वो कैंडिडेट हार जाए। नाउ वुड यू बिलीव दैट? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूजुअली क्या होता है इलेक्शंस में। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, जिस भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलती है वो जीता हुआ डिक्लेयर हो जाता है। यूएसए में भी कुछ ऐसा ही है, बट देयर आर चांसेस कि जिस कैंडिडेट को पॉपुलर वोट मिली हो, पॉपुलर वोट से मतलब है कि यूएस के सिटीजन्स ने जो वोट कास्ट की है, तो हो सकता है यूएस के सिटीजन्स ज्यादा वोटिंग जिस कैंडिडेट के फेवर में करें, अल्टीमेटली वो यूएसए का प्रेसिडेंट बने ही ना। कंफ्यूज्ड, पजल्ड, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को पढ़ा और समझने की कोशिश की। इवन आई वाज कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस कैंडिडेट के फेवर में मेजॉरिटी वोट्स सिटीजन्स कास्ट कर रहे हैं वो इलेक्शन हार जाए। एंड इनफैक्ट ऐसा हुआ है। मोस्ट रिसेंटली ये काम हुआ था 2016 के चुनाव में, 2016 के इलेक्शंस में। 2016 के इलेक्शंस में भी एक कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, और आगे चल के ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी बने, और इनके सामने थी हिलरी क्लिंटन। पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन को पड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा कैसे? ऐसा होता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की वजह से। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जिसकी वजह से इलेक्शन का रिजल्ट ही बदल जाता है? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो आज हम समझने वाले हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कैसे इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट 5 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, उस वोटिंग के थ्रू डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाएगा। 5 नवंबर को यूएसए में जो वोटिंग होगी उसके थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट किया जाएगा, और इलेक्टोरल कॉलेज नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जाकर प्रेसिडेंट को चुनेगा। सो अभी जो सिटीजन्स वोट डालेंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए डालेंगे कि कौन कौन उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनने वाला है, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी वोटिंग पावर होगी, कितना वोट शेयर होगा, अभी ये डिसाइड होगा। और नेक्स्ट मंथ अल्टीमेटली यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे वो डिसाइड हो जाएगा। क्या होता है सिस्टम, कैसे फंक्शन करता है, कैसे यूएसए में वोटिंग कराई जाती है, क्या हमारी तरह यूएसए में भी ईवीएम का सिस्टम है, सब कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। यहां पर हमने दो बात की। सबसे पहली बात है, मैंने आपसे कहा पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो पॉपुलर वोट का मतलब यह है ऑल द वोट्स दैट आर बीइंग कास्टेड बाय द सिटीजंस ऑफ यूएसए। तो यूएसए की जनता ओवरऑल जो वोटिंग करेगी 5 नवंबर को, उसे कहा जाता है पॉपुलर वोट। सो द पॉपुलर वोट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वोट्स कास्ट बाय सिटीजंस अक्रॉस द कंट्री। तो 5 नवंबर को जो यूएसए के सिटीजंस वोट डालने जा रहे हैं उसको नाम दिया जाता है पॉपुलर वोट। इट रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्ट चॉइस ऑफ द पीपल। उससे पता लग जाता है कि यूएसए की जनता किसे प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहती है। बट अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट बने ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको 2016 का एग्जांपल दे दिया। 2016 में पॉपुलर वोट जो था वो हिलरी क्लिंटन के फेवर में था। यूएसए ने ओवरऑल जो वोटिंग की थी वो वोटिंग हिलरी क्लिंटन के फेवर में थी, बट अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या होता है। बट वहां तक जाने से पहले, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपके लिए भी यूएसए के इलेक्शन की तरह पजलिंग बन गया है, अगर आप भी इसमें फंस गए हैं, तो आपको बचाने के लिए स्टडी IQ के बैचेस हैं। 28 अक्टूबर से एक नया बैच शुरू हुआ है।
2026 के एस्पिरेंट्स के लिए। और ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है प्री और मेंस दोनों कवर हो जाना। प्रीलिम्स में जीएस है, सीसैट है, मेंस में 4 जीएस के पेपर हैं, आंसर राइटिंग है, एसे राइटिंग है। इनफैक्ट आंसर राइटिंग तो कोर है, क्रक्स है आपके मेन एग्जाम का। तो आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रेगुलर फीडबैक आपको मिलने वाला है। पूरी इवैल्यूएटर्स की टीम हमने खड़ी की हुई है जो रेगुलरली आपके आंसर्स पर इवैल्यूएशन देती रहेगी। बाइलिंगुअल बैचेस हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। तो आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 28 तारीख से शुरू हुआ है, 2026 का बैच है। और हाँ, 12 महीने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। एडमिशन लेते हुए कोड यूज कर लीजिएगा एसी लाइव कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप वो भी मिल जाएगी। और जैसे मैं आपके लिए यूएसए का इलेक्टोरल सिस्टम अभी डिकोड करने वाला हूं, ऐसे ही मैं यूपीएससी का एग्जाम आपके लिए डिकोड कर दूंगा। ऑलराइट, तो एसी लाइव कोड लगाइए, तैयारी में आगे बढ़ जाइए। नाउ व्हाट इज एन इलेक्टोरल कॉलेज? ये जो अभी पॉपुलर वोट डाला जाएगा, मतलब 5 नवंबर को यूएस के सिटीजन वोट डालने जाएंगे, वो एक्चुअल में एक इलेक्टोरल कॉलेज को चुनने जाएंगे। वो वोट डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, वो यूएसए के प्रेसिडेंट चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है। इन यूएस unique electoral system, votes cast by the public in favor of a presidential candidate are actually meant to elect that candidate's preferred electors. तो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टर्स, और ये जो पॉपुलर वोट 5 नवंबर को डाला जाएगा, ये डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए नहीं डाला जाएगा, ये उस यूएसए के प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए जो इलेक्टर्स हैं उनके लिए डाला जाएगा। यूएसए में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स यूएसए के सभी स्टेट्स में अपने प्रिफर्ड इलेक्टर्स की एक लिस्ट जारी करती है। जो वोटिंग होगी वो हर स्टेट में इन प्रिफर्ड इलेक्टर्स के लिए होगी। ऑलराइट, दीज इलेक्टर्स देन वोट फॉर द प्रेसिडेंट। अब हर स्टेट में 5 नवंबर को जो वोटिंग होगी, उस 5 नवंबर की वोटिंग से यह पता लग जाएगा कि किस स्टेट में किन प्रेफर्ड इलेक्टर्स को फाइनली यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने का मौका मिलेगा। तो अभी जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेफर्ड इलेक्टर्स जो सिलेक्ट किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उनके इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो पहले 5 नवंबर को प्रेफर्ड इलेक्टर्स इलेक्ट किए जाएंगे। यह डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज में अल्टीमेटली किसके पास कितनी वोटिंग पावर होगी, और आगे चलकर नेक्स्ट मंथ ये इलेक्टोरल कॉलेज यूएसए के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। तो एक तरीके से ये बीच की कड़ी है, ये बीच की कड़ी बन जाता है यूएसए के वोटर्स और अल्टीमेटली यूएसए में कौन प्रेसिडेंट बनता है उनके बीच में। यूएसए के वोटर्स वोट डालकर इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज फिर वोटिंग कर यूएसए के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज एक कंप्लीट प्रोसीजर, एक कंप्लीट प्रक्रिया को कहा जाता है, जिस प्रक्रिया में पहले ये इलेक्टर्स सिलेक्ट होते हैं और आगे चलकर ये वोट डालते हैं फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद इनके वोट्स काउंट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि कौन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में पहले यूएसए के सिटीजन्स इन प्रेफर्ड इलेक्टर्स को खुद इलेक्ट करते हैं, उसके बाद आगे चलकर नेक्स्ट मंथ ये प्रेफर्ड इलेक्टर्स, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज बोल देते हैं, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट डालता है, और उसके बाद इनकी वोट्स को काउंट करके डिसाइड किया जाता है कौन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये पूरा प्रोसीजर जो है उसको ओवरऑल बोल दिया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। ऑलराइट, आई होप अब आपके लिए थोड़ा सा ये इलेक्शन जो है ये डीमिस्टिफाई हो रहा होगा, थोड़ा सा आपके लिए क्लियर होता चला जा रहा होगा कि भाई क्या होने वाला। 5 नवंबर को यूएसए के सिटीजन्स वोट डालेंगे। ये वोट जो होगा ये प्रिफर्ड इलेक्टर्स के लिए होगा कि कौन सा स्टेट ये चाहता है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की जो पावर है वो किस प्रेफर्ड इलेक्टर के पास जाए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ
ये प्रिफर्ड इलेक्टर्स जो हैं, जिनको सिटीजंस ने इलेक्ट कर लिया, इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज फिर वोट डालेगा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेगा। अब इतना तो क्लियर हो गया कि चलिए 5 नवंबर को जो वोटिंग है वो डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट के फेवर में नहीं है, वो उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए जो प्रेफर्ड इलेक्टर्स है उनके लिए है। बट अल्टीमेटली यूएसए के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे? ये जो प्रेफर्ड इलेक्टर्स हैं, जिनके थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, उसे इलेक्ट किया गया, उसमें कितनी वोट शेयर चाहिए किसी कैंडिडेट को यूएसए का प्रेसिडेंट बनने के लिए, अब उसको डिकोड करते हैं। सो ओवरऑल जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, इन 50 के 50 स्टेट्स में वोटिंग होगी, वोटिंग के थ्रू अल्टीमेटली इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया गया है, इसमें ओवरऑल कितने इलेक्टर्स होंगे? तो इसमें कुल मिला के 538 इलेक्टर्स होते हैं। तो 5 नवंबर को यूएसए के सिटीजन जो वोट डालने जा रहे हैं, वहां से वो 538 इलेक्टर्स को इलेक्ट करने जा रहे हैं। अब इन 538 इलेक्टर्स का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें मिनिमम 270 वोट्स चाहिए होती हैं किसी कैंडिडेट को टू बी इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मतलब ये हो गया 5 नवंबर को 538 इलेक्टर्स यूएसए इलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में ये 538 इलेक्टर्स वोट डालेंगे और इन 538 में से 270 मिनिमम 270 वोट्स जिस भी कैंडिडेट को मिल जाएंगी, इधर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, वो बनेंगे यूएसए के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पॉपुलर वोट अलग चीज है। पॉपुलर वोट जो डाली जा रही है वो इन इलेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए डाली जा रही है। अब आप जब इलेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो आप यही देख के तो कर रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। भाई ये डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से हैं। आप तो इसी के बेसिस पर इन्हें इलेक्ट करेंगे। इसी वजह से हमने देखा कि 2016 में क्या हुआ। 2016 में जो पॉपुलर वोट था, मतलब यूएस के सिटीजंस ने जो वोट डाला, वहां पर हिलरी क्लिंटन के फेवर में ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्टोरल कॉलेज में जो उन्हें 270 वोट्स चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से पॉपुलर वोट मिलने के बावजूद वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, अब ये जो 538 इलेक्टर्स हैं, ये 538 इलेक्टर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब ये है अलग अलग स्टेट से जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स चुनकर आते हैं वो नंबर सेम नहीं है, वो नंबर अलग है। और वो इस वजह से क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट को यूएस की कांग्रेस में कितना रिप्रेजेंटेशन मिला। यूएस की कांग्रेस की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं यूएसए में जो पार्लियामेंट फंक्शन करती है। यूएसए की पार्लियामेंट में 2 हाउसेज, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उनके यहां भी 2 हाउसेज है। उनका जो अपर हाउस है वो है सेनेट। सेनेट में कुल मिलाकर 100 सीटें हैं, 100 सीट्स। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट को सेनेट में 2 सीटें दी गई हैं, तो कुल मिलाकर कितनी सीट्स होगी? 100 सीट्स। ठीक है, ये अपर हाउस है। जो लोअर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हमारी लोकसभा, उनके यहां हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में जो सीट्स हैं वो सबके पास अलग अलग है। तो कुल मिलाकर होता क्या है, सेनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स में कुल मिलाकर टोटल जिस स्टेट का जितना रिप्रेजेंटेशन है, जिस स्टेट के पास जितनी सीट्स हैं, उसी के बेसिस पर उनको इलेक्टोरल कॉलेज में भी सीट्स दे दी जाती। तो ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनको इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो अलग अलग है, वो इक्वल नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्टर्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कांग्रेशनल डेलीगेशन। कांग्रेशनल डेलीगेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूएस की कांग्रेस में
किस स्टेट को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, मतलब उसके कितने मेंबर्स हैं कलेक्टिवली सेनेट और हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में मिलाकर, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में उसको कितनी वोटिंग पावर मिले। क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में कुल मिलाकर 538 इलेक्टर्स हैं और हर इलेक्टर के वोट की वैल्यू है 1, बट कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा इलेक्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स के पास कम इलेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 1 फॉर ईच मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड 2 फॉर द 2 सेनेटर्स। तो सेनेट में हर स्टेट को बराबर रिप्रेजेंटेशन है, तो सेनेट के थ्रू हर स्टेट को 2 इलेक्टर्स मिल जाते हैं। वहीं हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उसके बेसिस पर हर रिप्रेजेंटेटिव हर मेंबर की एक वोट हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग वोटिंग शेयर मिला हुआ है। ऑलराइट, अब सबसे ज्यादा किसके पास है, तो वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के पास 54 वोट्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, और इसी वजह से कैलिफोर्निया एक बड़ा स्टेट है। जिस भी कैंडिडेट को कैलिफोर्निया में एडवांटेज मिल जाती है, ओवरऑल इलेक्शन में उसके पास एडवांटेज आ जाती है, उसके लिए फायदा हो जाता है। तो कैलिफोर्निया की अगर आप बात करेंगे तो कैलिफोर्निया में कुल मिलाकर 54 इलेक्टर्स, हैज द लार्जेस्ट एलोकेशन इन इलेक्टोरल कॉलेज। पूरे इलेक्टोरल कॉलेज में जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो कैलिफोर्निया के पास है, 54 सीट्स। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास कैलिफोर्निया के कंपैरिजन में काफी कम सीट्स हैं, जैसे 6 स्टेट्स अलास्का, डेलवेयर, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वर्मोंट, व्योमिंग और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इनके पास केवल 3 इलेक्टर्स हैं, स्मॉलेस्ट डेलीगेशन इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो कैलिफोर्निया के पास 54 इलेक्टर्स हैं। वहीं इन 6 स्टेट्स की अगर आप बात करोगे, इनके पास केवल 3 इलेक्टर्स हैं, तो डिफरेंस काफी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये कैसे इलेक्ट किया जाता है। और 5 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, अल्टीमेटली वो वोटिंग डायरेक्टली यूएसए के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए नहीं हो रही, वो वोटिंग हो रही है इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करने के लिए। अल्टीमेटली नेक्स्ट मंथ दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज फिर से मिलेगा, उसकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो वोट कास्ट करेंगे, वो वोट डालेंगे, और उस वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा कि यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट अल्टीमेटली कौन बनता है। लेकिन हाँ, 5 नवंबर की वोटिंग से साफ हो जाएगा कि ज्यादा इलेक्टर्स किस पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्ट हुए। भाई 5 नवंबर को जो स्टेट्स में वोटिंग होगी उसके थ्रू ये तो पता लग जाएगा ना कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट किस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा इलेक्टर्स इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्ट होकर गए हैं। तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने वाला। बट अल्टीमेटली जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू बनते हैं, एंड चांसेस होते हैं कि जिसको पॉपुलर वोट मिली वो अल्टीमेटली यूएसए का प्रेसिडेंट ना बने। 2016 हिलरी क्लिंटन, 4 बार ऐसा हो चुका है इतिहास में, ठीक है। नाउ हु आर दीज इलेक्टर्स? अभी हमने बहुत बात कर ली इलेक्टोरल कॉलेज की, इलेक्टर्स की, सिटीजन्स इलेक्टर्स को इलेक्ट करने वाले, वो तो बहुत बात कर ली, लेकिन ये इलेक्टर्स हैं कौन, कहां से आते हैं इलेक्टर्स? बेसिकली होता क्या, यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये काफी लंबे समय तक चलता है। जो एक्चुअल वोटिंग होती है, एक्चुअल वोटिंग से 6 से 8 महीने पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कि किस स्टेट में उनका स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स क्या होने वाला। तो मतलब यह है कि यूएसए में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी जो है ये यूएसए के 50 स्टेट्स में पहले ही ये डिसाइड कर लेती हैं कि किस स्टेट में इनका स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स क्या होने वाला, मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो स्टेट वाइज ये पहले ही डिसीजन ले लेती हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में हमारे इलेक्टर्स कौन कौन होने वाले हैं, उसे कहा जाता है स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स। ये स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स स्टेट वाइज चूज किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, और इसी वजह से यहां पर कोई एक सेट पैटर्न या सेट सिस्टम नहीं है जिससे हमें पता लग जाए कि भाई हाँ ओवरऑल यूएसए के 50 स्टेट्स में इस तरीके से
ये प्रिफर्ड स्टेट ऑफ इलेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ऐसा नहीं। हर स्टेट में अपना अलग तरीका होता है इन स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स को सिलेक्ट करने का। तो अभी ये इलेक्ट नहीं हो रहे, अभी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें सिलेक्ट कर रही है। इन्हें इलेक्ट कौन करेगा? इलेक्ट करेगी इन्हें यूएसए की जनता, यूएसए के सिटीजन्स 5 नवंबर। तो जो एक्चुअल वोटिंग होती है, एक्चुअल वोटिंग से कई महीने पहले, 6 से 8 महीने पहले, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट्स में ये डिसाइड कर लेती हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमारे स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स कौन होने वाले। ऑलराइट, जनरली ये जो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स होते हैं, इनमें कौन लोग शामिल होते हैं? इनमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, या फिर वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके खास लोग, उनके करीबी लोग वो शामिल होते हैं। तो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, जो कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनसे करीबी लोग वो इस स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स का हिस्सा बनते हैं और इनको सिलेक्ट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्टेट में, अलग अलग आधारों पर, अलग अलग बेसिस पर। अब क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो ये डिसाइड करें कि कौन इस स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स का हिस्सा नहीं बन सकता? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड प्रोविजंस हैं जो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत लिमिटेड प्रोविजन, वेरी फ्यू। लेकिन हां, कुछ ऐसे ग्राउंड्स जरूर दिए गए हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर ये स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स सिलेक्ट किए जाने हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत कम। लेकिन अल्टीमेटली कुछ आधार, कुछ ग्राउंड्स ऐसे जरूर हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर का हिस्सा बन सकता और कौन नहीं बन सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, members of the Congress or any person who holds an office of trust or profit under the US government, वो slate of preferred elector का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मतलब अगर आप ऑलरेडी यूएस की कांग्रेस के मेंबर हैं, आप हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में हैं या फिर आप सेनेट का हिस्सा हैं, अगर आप उनके मेंबर हैं तो आप स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। या फिर अगर आप यूएसए की गवर्नमेंट के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट को होल्ड कर रहे हो तो भी आप स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर का हिस्सा नहीं बन पाओगे। इनफैक्ट 19th सेंचुरी में यूएसए में सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर में वो लोग जिन्होंने यूएसए की गवर्नमेंट को अपोज किया था या उसके खिलाफ विद्रोह किया था, रिबेलियन किया था, उनको भी अलाउड नहीं था कि वो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर का हिस्सा बन पाते। द पोस्ट सिविल वॉर 14th amendment also barred state officials who have engaged in insurrection or rebellion against the US or given aid and comfort to its enemies from serving as electors। तो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यूएसए की गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन किया था या फिर जिन्होंने रिबेलियन किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था, जिनकी वजह से गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुई थी, अगर आपने उनकी मदद भी की थी, उनको शरण भी दी थी, तो भी आप स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर का हिस्सा नहीं बन सकते। सो ओवरऑल बहुत कम ऐसे प्रोविजन है जो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ आधार हैं जिन आधारों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं, लिमिटेशंस लगाई जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। हमने वो ग्राउंड देख लिया, ठीक है। अब हाउ आर द इलेक्टर्स इलेक्टेड? ये जो स्लेट ऑफ प्रिफर्ड इलेक्टर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद सिलेक्ट किए, अब इनमें से ये कैसे डिसाइड होगा कि अल्टीमेटली इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा कौन बनेगा? अब उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब 5 नवंबर को यूएसए के सिटीजन्स वोट करने वाले, इसे कहा जाएगा पॉपुलर वोट, ये हमने समझ लिया। तो 5 नवंबर को जो यूएसए में वोटिंग होगी,
वहां पर हर स्टेट में जो वोट डाला जाएगा वो ये डिसाइड करने के लिए डाला जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट से जो स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स हैं उनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जिसको वोटिंग पावर दी जाएगी। कि सपोज कैलिफोर्निया में 54 वोट्स हैं। अब कैलिफोर्निया में जो वोटिंग होगी 5 नवंबर को, उस वोटिंग के थ्रू यह डिसाइड किया जाएगा कि वहां पर डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को वोटिंग राइट दिया जाए या फिर रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को वोटिंग राइट दिया जाए। तो 5 नवंबर को जो वोटिंग होगी उस वोटिंग के थ्रू यह डिसाइड होगा 50 के 50 स्टेट्स में कि स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स जो है ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर होगा जिसको एक्चुअल में आगे चलकर नेक्स्ट मंथ इलेक्टोरल कॉलेज में वोट डालने का राइट दिया जाएगा। तो यहां पर जो वोटिंग होगी वो एक्चुअल में 5 नवंबर को जो वोटिंग होगी वो एक्चुअल में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी के बीच की वोटिंग है। वहां से डिसाइड किया जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को वोटिंग राइट दिया जाएगा। पॉपुलर वोट में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोटिंग मिल जाएगी उसी पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स अल्टीमेटली वोट डाल पाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को राइट नहीं दिया जाएगा वोट डालने का। एंड इनफैक्ट यूएसए के ज्यादातर स्टेट्स में विनर टेक्स ऑल सिस्टम चलता है। विनर टेक्स ऑल का मतलब क्या? विनर टेक्स ऑल सिस्टम का मतलब यह है कि जैसे कैलिफोर्निया, वहां 54 वोट्स हैं। कैलिफोर्निया में अगर डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलेंगी 5 नवंबर को तो 54 की 54, 54 की 54 जो वोट्स हैं वो डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी की हो जाएगी। तो विनर टेक्स ऑल में क्या होता है? विनर टेक्स ऑल में उस पर्टिकुलर स्टेट में जितना वोटिंग पावर है, जितनी वोटिंग राइट्स है, वो सारी की सारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दे दी जाती है। और इसीलिए 5 नवंबर को हमें टेंटेटिवली ये पता लग जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास इलेक्टोरल कॉलेज में ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। और इसीलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई दिसंबर में कौन अल्टीमेटली यूएसए का प्रेसिडेंट बन पाएगा। तो 5 नवंबर को जो वोटिंग हो रही है वहां पर स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को इलेक्ट कर लिया जाएगा हर स्टेट में। ज्यादातर स्टेट्स में सिस्टम क्या है? जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में पॉपुलर वोट स्विंग होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में पॉपुलर वोट जाएगा, सारी की सारी वोटिंग पावर उस पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को दे दी जाएगी। तो जैसे कैलिफोर्निया में 54 वोट्स हैं, 54 की 54 वोट्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दे दी जाएंगी जिसको पॉपुलर वोट मिलती है। और इसी वजह से देखने को यह मिलता है कि यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो अपनी ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस उन स्टेट्स पर करते हैं जहां पर वो श्योर नहीं है कि वोट उनके फेवर में जाने वाला है या उनके अगेंस्ट में जाने वाला। और इन स्टेट्स को कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स। तो अल्टीमेटली यूएसए का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसका डिसीजन स्विंग स्टेट्स पर चला जाता है। देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर क्लियर है कि भाई ये स्टेट है, यहां पर तो डेमोक्रेट्स डोमिनेट करते हैं और पूरी की पूरी वोटिंग पावर जो स्टेट की है वो डेमोक्रेट्स के पास जाए। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये क्लियर होता है कि यहां पर रिपब्लिकन डोमिनेट कर रहे हैं और पूरी की पूरी इस स्टेट की जो वोटिंग पावर है इलेक्टोरल कॉलेज में वो रिपब्लिकन्स के फेवर में जाएगी। यहां पर तो ये क्लियर है। तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके कैंडिडेट्स जो होते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, उन्हें पता होता है पहले से कि भाई ये स्टेट ऐसा है जहां पर सारी की सारी वोटिंग पावर हमें मिल जाएगी, ये स्टेट ऐसा है जहां पर हम डेफिनेटली हार जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उन स्टेट्स पर फोकस ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये वाला स्टेट तो मेरे फेवर में आएगा, यहां से इतनी वोट्स मुझे मिल जाएंगी, ये वाला मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। वो जो फोकस करते हैं, वो जो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं स्विंग स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि स्विंग स्टेट्स में अभी भी चांसेस हैं विनिंग और लूजिंग के।
अभी भी क्लियर नहीं है कि वहां से डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी या रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को अल्टीमेटली पब्लिक चुनेगी। तो इसीलिए वो ज्यादा फोकस करते हैं स्विंग स्टेट्स पर। ऑलराइट, इस बार भी देयर आर 7 स्विंग स्टेट्स। तो अभी भी यूएसए में 7 स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है, ये नहीं डिसाइड हुआ है कि ये स्टेट्स किस तरफ जाने वाले हैं। यहां पर जो सिटीजन्स वोट डालेंगे वो किसके फेवर में डालेंगे और किसके अगेंस्ट में डालेंगे, और यही स्विंग स्टेट्स इलेक्शन को स्विंग कर देते हैं, तभी इनको नाम दिया गया स्विंग स्टेट्स। ठीक है, अब हमने देखा कि मेजॉरिटी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विनर टेक्स ऑल सिस्टम, कि पॉपुलर वोट जिस कैंडिडेट को या जिस पॉलिटिकल पार्टी को पड़ेगा, सारी की सारी वोट्स उसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में चली जाएंगी। विनर टेक्स ऑल सिस्टम, ज्यादातर स्टेट्स में विनर टेक ऑल सिस्टम है, बट 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विनर टेक ऑल सिस्टम नहीं है। वहां पर एक अलग प्रकार का सिस्टम लगता है जिसे कह दिया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो एक है मैने और दूसरा है नेब्रास्का। मैने और नेब्रास्का, जहां पर कुल मिलाकर 9 वोट्स हैं, 9 इलेक्टर्स यहां से इलेक्ट किए जाएंगे। यहां पर विनर टेक्स ऑल सिस्टम नहीं लगता, ये एक्सेप्शन है। यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि यहां पर ये जो ओवरऑल इलेक्टर्स हैं, ओवरऑल वोटिंग पावर है, वो डिवाइड की जाएगी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो यहां पर विनर टेक ऑल सिस्टम नहीं लगता, बट इनको छोड़ के जो बचे हुए 48 स्टेट्स हैं वहां पर विनर टेक ऑल सिस्टम ही लगता है, कि पॉपुलर वोट जिस कैंडिडेट या जिस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में गई, सारी की सारी वोटिंग पावर, सारी के सारे जो इलेक्टर्स को वोटिंग पावर दी जाएगी, वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी जाएगी। ठीक है, अब 5 नवंबर को यह डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा। भाई 5 नवंबर को जो पॉपुलर वोट पड़ने वाली है उसके थ्रू ये डिसीजन आ जाएगा कि अल्टीमेटली इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन हिस्सा बना है, किस स्टेट से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स को सिटीजंस ने इलेक्ट किया, ये पता लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट मंथ, क्योंकि यूएसए में जो वोटिंग होती है पॉपुलर वोटिंग, वो नवंबर में होती है, और इलेक्टोरल कॉलेज की जो मीटिंग होती है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, जो अल्टीमेटली ये वोट डालेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट डालेगा वो नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर में जो सेकेंड वेडनेसडे होता है, दिसंबर में सेकेंड वेडनेसडे के बाद जो ट्यूसडे आता है, अब आप सोचेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है सिस्टम, कि यार ये भी डिसाइड किया हुआ है कि दिसंबर में सेकेंड वेडनेसडे के बाद वाले ट्यूसडे को इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है और वोट करता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इलेक्टर्स मीट इन देयर respective state capitals on the Tuesday after the second Wednesday in December to cast their electoral vote। अब ये 50 के 50 स्टेट्स जो हैं, इन स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं वहां पर इन स्टेट्स ने जिन प्रिफर्ड स्टेट ऑफ इलेक्टर्स को इलेक्ट किया है वो मिलेंगे। तो एक साथ नहीं मिलेंगे, अपने अपने स्टेट्स की कैपिटल्स में ये मिलेंगे, बैठेंगे, इनकी मीटिंग होगी। मीटिंग कब होगी? दिसंबर में। दिसंबर में जो सेकेंड वेडनेसडे होता है, सेकेंड वेडनेसडे के बाद जो ट्यूसडे आता है, उस दिन ये सभी स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स जिन्हें इलेक्ट कर लिया गया है, ये मिलते हैं अपनी अपनी स्टेट कैपिटल में, और उस दिन ये वोट डालते हैं कि नेक्स्ट यूएसए का प्रेसिडेंट अल्टीमेटली कौन बनेगा। ठीक है, लेकिन बाय एंड लार्ज इट इज अ फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी है भाई, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि डेमोक्रेट की स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स लिस्ट क्या है और रिपब्लिकन की क्या है। तो ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था ना कि ये इलेक्टर्स डेमोक्रेट साइड से हैं, ये रिपब्लिकन साइड से। तो जब 5 नवंबर को वोटिंग हुई और उसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि इलेक्टोरल कॉलेज में 538 सीट्स जो हैं, उसमें कितनी सीट्स डेमोक्रेट के पास गई हैं, कितनी रिपब्लिकन के पास गई है, तो ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो ये सिर्फ क्या, ये एक फॉर्मेलिटी है। अनलेस एंड अनटिल
कोई क्रॉस वोटिंग कर दे, कोई बन जाए फेथलेस इलेक्टर। हां, अगर कोई फेथलेस इलेक्टर बन जाएगा, फेथलेस इलेक्टर से मतलब यह होता है कि उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में वोट नहीं डाली, उसने क्रॉस वोटिंग कर दी। कि डेमोक्रेट इलेक्टर जो था उसने रिपब्लिकन कैंडिडेट को वोट डाल दी, ये होती है क्रॉस वोटिंग। अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए उनको कहा जाता है फेथलेस इलेक्टर्स। तो अनलेस एंड अनटिल कोई फेथलेस इलेक्टर निकल आए तब तक तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और यूएसए की कंप्लीट हिस्ट्री में 99% से ज्यादा इलेक्टर्स फेथफुल रहे हैं। तो यूएसए का जो इतिहास रहा है, 45 से ज्यादा प्रेसिडेंट वहां पर चुने जा चुके हैं अभी तक। तो 99% से ज्यादा इलेक्टर्स फेथफुल रहे हैं, उन्होंने अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाली है। बट हां, लास्ट टाइम 2016 में ऐसा हुआ था, 2016 में हिलरी क्लिंटन वाला इंसिडेंट, जहां पर फेथलेस इलेक्टर्स निकल आए थे। पॉपुलर वोट किसके फेवर में थी? हिलरी क्लिंटन के फेवर में। प्रेसिडेंट किसे बनना चाहिए था? हिलरी क्लिंटन को। बट 2016 में बने कौन? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज फेथलेस इलेक्टर्स। तो 2016 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जहां पर फेथलेस इलेक्टर्स आ गए थे और इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। इनको वोटिंग तो करनी थी हिलरी क्लिंटन के फेवर में, लेकिन इन्होंने कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर। तो अनलेस एंड अनटिल फेथलेस इलेक्टर्स हो तब तक इट इज मेयरली अ फॉर्मेलिटी। ये एक फॉर्मेलिटी है कि भाई आप दिसंबर में वोट करवाएंगे और चुन लेंगे प्रेसिडेंट को। तो नवंबर में 5 नवंबर की जो वोटिंग है उससे डिसीजन ले लिया जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना वोट शेयर होने वाला है। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 270 से ज्यादा वोटिंग शेयर हो जाता है तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्ट होने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल फेथलेस इलेक्टर्स हो। जैसे मैंने आपको बताया है 2016 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि फेथलेस इलेक्टर्स जो है वो थे, और इसी वजह से पॉपुलर वोट मिलने के बावजूद हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। होपफुली इस बार ऐसा ना देखने को मिले। तो मतलब राजनीति हर जगह एक जैसी चलती है। हमारे यहां भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, हमारे यहां भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज में एक जैसी काम करती है। चलिए, सिस्टम आपने समझा, लेकिन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप जो कांग्रेस है जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट है, हमारे यहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहां पर हमारी पार्लियामेंट और हमारे यहां स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम कर रही है, इनके जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूएसए ने एक अलग ही सिस्टम अपनाया जो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। ऐसा क्यों हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्यों प्रेफर नहीं किया गया? क्यों? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए वो समझ लेते हैं। हाउ डिड इलेक्टोरल कॉलेज कम अबाउट, कि कैसे यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसीजन लिया कि भाई प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट होगा, वो इनडायरेक्ट नहीं। तो जब यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको लेकर डिबेट चल रही थी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव से मतलब है प्रेसिडेंट, तो इस बात को लेकर डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि नेशनल एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्रेसिडेंट, उनको कैसे चुना जाए, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा लिया जाए। इस बात को लेकर डिबेट हुई थी, क्योंकि उस समय की अगर मैं बात करता हूं, उस समय की, तो ज्यादातर दुनिया में वेस्टमिंस्टर मॉडल काम कर रहा था। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में भी क्या है? इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। इनफैक्ट मेजॉरिटी कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, जो पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, उन मेजॉरिटी कॉलोनीज में वेस्टमिंस्टर मॉडल लगता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? यहां पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ये इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि हमारे देश की जनता वोट नहीं डालेगी, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जैसे
हमारी पार्लियामेंट में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे यहां स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधानसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें हमने चुना है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल में जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है, जहां पर जो पार्लियामेंट है या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है इनके मेंबर्स वोट डालते हैं। डिबेट में ये सामने आया था जब यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिसाइड कर रही थी कि यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, तो वहां पर जो डिबेट्स हुई उसमें इस बात को लेकर डिबेट हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन को अपना लेते हैं जैसे वेस्टमिंस्टर मॉडल वाली कंट्रीज में लगता है, बट अल्टीमेटली इसे चुना नहीं गया। इसको प्रपोज करने का एक रीजन ये था कि जिन फाउंडिंग फादर्स ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जिन मेंबर्स ने यह सिस्टम प्रपोज किया वो जनता के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। वोटर्स कुड नॉट बी ट्रस्टेड विद अ डायरेक्ट वोट। तो उनका यह मानना था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए प्रेफर किया जाना चाहिए क्योंकि आप वोटर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो इतने मैच्योर होंगे, इतने समझदार होंगे कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए उसका डिसीजन ले ले। लेकिन अल्टीमेटली वो सिस्टम अपनाया नहीं गया, अल्टीमेटली डायरेक्ट इलेक्शन ही अपनाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि यूएसए के फाउंडिंग फादर्स, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको ऐसा लगा कि अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन को अपनाते हैं तो वहां पर करप्शन और कोल्यूजन के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे कांग्रेस के मेंबर्स, मतलब लेजिस्लेटर्स। तो मतलब एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्रेसिडेंट एंड इलेक्टर्स दैट इज द कांग्रेस, इनके बीच में साठगांठ होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर साठगांठ हुई तो करप्शन हो सकता है। तो इन्होंने करप्शन, कल्यूजन, उसको अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन को चुन लिया। द अदर प्रपोजल वॉज टू होल्ड डायरेक्ट इलेक्शन चूजन बाय पॉपुलर वोट। तो प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट के थ्रू चुने जाए। अभी जो सिस्टम है उसमें भी ऐसी होता है, हालांकि उसमें जो पॉपुलर वोट होती है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए नहीं होती, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के लिए होती है, बट इनडायरेक्टली वो पॉपुलर वोट प्रेसिडेंट को ही जा रही है क्योंकि पहले ही ये पता होता है कि रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट कौन है, डेमोक्रेट पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट कौन है। तो अल्टीमेटली जो सिटीजन्स वोट डालते हैं इलेक्टर्स के लिए वो इस बात को देखते हुए ही डालते हैं कि भाई ये इलेक्टर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है और उस पॉलिटिकल पार्टी का अल्टीमेट कैंडिडेट कौन है। तो इन अ वे जो पॉपुलर वोट पढ़ रहा है वो पढ़ तो उसी कैंडिडेट के लिए रहा है। हालांकि बीच में इलेक्टर्स आ गए हैं बट अल्टीमेटली जो वोटिंग होती है, पॉपुलर वोट होता है, वो उस कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए ही होता है। ठीक है, तो एक ग्रुप ऐसा था जो चाह रहा था इनडायरेक्ट इलेक्शन आ जाए जैसे वेस्टमिंस्टर मॉडल इंडिया में होते हैं, दूसरा ग्रुप ये चाह रहा था कि नहीं डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। दोनों के अपने अपने रीजंस थे, दोनों के अपने अपने तर्क थे। जैसे जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस चाहते थे वो सिटीजन्स में बिलीफ नहीं रख पा रहे, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई सिटीजन्स इस काबिल नहीं है, वो इतने मेच्योर नहीं है, इतने परिपक्व नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को चुन पाए। बट जो डायरेक्ट इलेक्शंस की पैरवी कर रहे थे, जो एडवोकेसी कर रहे थे डायरेक्ट इलेक्शंस की, उनका यह मानना था कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो करप्शन और कोल्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, सच अ सिस्टम हैड नॉट बीन सीन येट। ऐसा सिस्टम अभी तक दुनिया ने देखा नहीं था जो यूएसए ने लगाया है। लेकिन कारण क्या था? प्रिवेंट करप्शन एंड कोल्यूजन। और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ? पॉपुलर वोट डायरेक्ट वोट है, पॉपुलर वोट से चुने जाएंगे इलेक्टर्स, इलेक्टर्स चुनेंगे अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को। ये इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया। तो क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज हुआ है। डायरेक्ट वोटिंग करा ली, डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू क्या हुआ? इलेक्टर्स को चुन लिया, इलेक्टर्स वोट डालेंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ये इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया। तो एक कॉम्प्रोमाइज रीच किया गया, ऐसे आए सिस्टम। ठीक है, अब यूएसए में अल्टीमेटली जो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं 5 नवंबर, ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा?
जैसे हमारे यहाँ अगर आप बात करेंगे इंडिया में, हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमें पता है ये इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटिंग लिस्ट से लेकर हमारे यहां गाइडलाइंस जारी करना, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, पोलिंग बूथ पे अल्टीमेटली पोलिंग करवाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे दिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अल्टीमेटली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहां इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी। तो हमारे एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, बट यूएसए में ऐसा नहीं। यूएसए में जो यूएस फेडरल इलेक्शन कमीशन है, जो सेंट्रल बॉडी है, यूएसए में जो सेंट्रल बॉडी है इलेक्शन से रिलेटेड, वो है यूएस फेडरल इलेक्शन कमीशन। ये ओवरऑल इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाती। इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉ, जो यूएसए में फेडरल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल लॉज बनाए गए हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या लिमिटेशंस है, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल लॉज बनाए गए हैं, उन फाइनेंशियल लॉज को लागू करवाना इसकी जिम्मेदारी है। बट दैट इज इट। ओवरऑल इलेक्शंस, वोटिंग कैसे होगी, कहां पर करवाई जाएगी, वोटर लिस्ट तैयार करना, वो सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जैसे इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है यूएस फेडरल इलेक्शन कमीशन, उसको केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो फेडरल कैंपेन फाइनेंस लॉज, इनको रेगुलेट करे, इनको लागू करो, इनको एडमिनिस्टर करे, दैट्स इट। अल्टीमेटली जो वोटिंग होती है, वो वोटिंग करवाना कहां पर होगी, कौन से पोलिंग बूथ होंगे, किस दिन वोटिंग होगी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो स्टेट्स को दी गई। तो यूएसए में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है प्रेसिडेंट का, वो एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में करवाया जाता है, जहां पर स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट है वोटिंग कराने में, वोटर लिस्ट तैयार करने में, इलेक्शंस को रेगुलेट और एडमिनिस्टर करने में। इट डज नॉट एक्सटेंड टू एक्चुअल कंडक्टिंग द इलेक्शन। दिस इज बिकॉज यूएस हैज अ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन सिस्टम। तो यूएसए में जो एक्चुअल में वोटिंग कराई जाएगी, पॉपुलर वोट कराई जाएगी, या फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज की दिसंबर में वोटिंग कराई जाएगी, वहां पर जो रोल होता है वो किसका है, वो स्टेट्स का। और यूएसए में इसी वजह से हम ये कहते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्शंस है। वहां पर जो यूएस का फेडरल इलेक्शन कमीशन है, वो केवल जो फेडरल इलेक्शन से रिलेटेड फाइनेंस लॉ है उन्हीं को इंप्लीमेंट कराता है, उन्हीं को लागू करवाता है, बट इससे ज्यादा उसका रोल नहीं। अल्टीमेटली जो वोटिंग कराई जाती है, जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, वो स्टेट लेवल पर होते हैं, और स्टेट जो है उनका रोल ज्यादा है, तो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्शंस वहां पर कंडक्ट कराया जाता है। इनफैक्ट चाहे फेडरल इलेक्शन हो, चाहे स्टेट हो, और चाहे लोकल इलेक्शन, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिविजुअल स्टेट्स। तो वहां पर जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे लोकल लेवल पर हो, काउंटीज के लेवल पर, वहां जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं अल्टीमेटली वो स्टेट्स कंडक्ट कराते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो इलेक्शन कंडक्ट कराने की जो अथॉरिटी दी जाती है वो लोकल बॉडीज को तक दे दी जाती है, जैसे काउंटीज। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है ना, तो उनका काउंटीज है। तो जैसे हमारे यहाँ जिले हैं, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, उनका काउंटीज है, उनको ये अथॉरिटी दे दी जाती है कि भाई आप इलेक्शन कंडक्ट करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इसी वजह से देयर इज नो वन स्टैंडर्ड। तो यूएसए में कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है जिसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। और इसी वजह से अभी हम देखेंगे कि यूएसए में जो वोटिंग करवाई जाती है उसमें भी वोट डालने के 3 तरीके हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो वहां पर हमारी तरह नहीं है कि एक सिंगल सिस्टम है जिसके थ्रू वोटिंग होगी, एक सिंगल बॉडी है जो वोटिंग करवा लेगी, नहीं। उनके यहाँ हाईली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में उनके स्टेट्स को बहुत रेलिवेंस और इंपॉर्टेंस दी जाती है एक्चुअल वोटिंग कंडक्ट कराने में। तो एक्चुअल इलेक्शंस जो कंडक्ट होते हैं वो होते हैं स्टेट लेवल पर। वहां पर जो स्टेट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, उनकी ज्यादा भूमिका हो जाती है इलेक्शन को कंडक्ट कराने। और इसी के साथ हम इस बात पर आ जाते हैं कि एक्चुअल में
जो वोटिंग होगी वो कैसे होगी, जो 5 नवंबर को पॉपुलर वोट डाली जानी है, जो 5 नवंबर को यूएसए के सिटीजन वोट डालने वाले हैं, वोट कास्ट करने वाले हैं, वो कैसे होगा। तो यूएसए में ओवरऑल 3 तरीके हैं वोट डालने के। जैसे आपके यहां क्या है, आपके यहां एक ही तरीका है, ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप जाएंगे, जिस कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं उसके नाम के आगे आप बटन दबाकर आ जाएंगे। वो ईवीएम का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। यूएसए में वो भी है, लेकिन यूएसए में ज्यादातर अभी भी ज्यादातर यूएसए में जो वोटिंग होगी वो होगी पेपर बैलेट के थ्रू, जैसे हमारे यहां पहले हुआ करती थी। और हमारे यहां भी जब इलेक्शन होते हैं तो बार बार जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है, जिसे डिफीट का सामना करना पड़ता है, वो क्या कहती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसको चेंज करो, बैलेट पेपर वापस लेकर आओ। यूएसए में ज्यादातर वोटिंग जो होती है वो बैलेट पेपर से होती है। उसके पीछे भी कुछ ऐसे सिमिलर रीजन है, चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हाउ आर वोटर्स एक्चुअली गोइंग टू वोट इन 2024 इलेक्शन? ये जो पॉपुलर वोट 5 नवंबर को पड़ने वाली है, यहां पर वोटिंग कैसे होगी? तो यहां पर 3 तरीके। पहला है हैंड मार्क्ड पेपर बैलेट। तो यहां पर क्या है, कुछ इस तरीके के बैलेट है और आपको मार्क करके आ जाना है कैंडिडेट के नाम क्या। अब क्या होगा, इन बैलेट पेपर पर, कुछ बैलेट पेपर पर केवल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का नाम होगा, कुछ बैलेट पेपर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ साथ जो स्लेट ऑफ प्रेफर्ड इलेक्टर्स है उनका नाम भी होगा। ठीक है, तो 5 नवंबर को जो वोटिंग होगी, ज्यादातर जुरिस्डिक्शन मतलब ज्यादातर स्टेट्स में ये जो वोटिंग होगी ये कैसे होगी, ये होगी पेपर बैलेट के थ्रू। आप जाएंगे, वहां पर एक पेपर होगा, पेपर पर कैंडिडेट्स के नाम होंगे, आप जिस कैंडिडेट को पसंद करते हैं आप उस नाम के आगे बबल फिल कर देंगे, जैसे आप यूपीएससी में फिल करके आते हैं बबल, उस तरीके से आप मार्क करके आ जाएंगे कि भाई मैं चाहता हूं कि ये कैंडिडेट जो है ये आगे चल के यूएसए का प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 67.5%, बल्कि अब तो और ज्यादा हो गया, 69.9%। 69.9% of registered voters reside in jurisdiction where most voters will vote using this mechanism. तो almost 70%, 69.9, almost 70%, almost 70% यूएसए के सिटीजन्स ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहां पर प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ वोटिंग क्या है, पेपर बैलेट। तो यूएसए में ऑलमोस्ट 70% जो जनता वोट डालेगी 5 नवंबर को, वो डालेगी पेपर बैलेट के थ्रू, ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, इसके अलावा एक नया सिस्टम आया है 2002 के बाद, 2002 के बाद। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएसए, यहां पर जो दिव्यांग जन होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड, ये लोग जो होते हैं इनका बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, इनके राइट्स को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। 2002 में एक एक्ट पास हुआ, हेल्प अमेरिका वोट एक्ट। तो यहां पर जो स्पेशली एबल्ड है हमारे दिव्यांगजन, तो अमेरिकन पॉपुलेशन में जो स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन है उसको इंडिपेंडेंटली वोट डालने का राइट दिया जाए, उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। इफ समबडी कैन नॉट सी प्रॉपरली, इफ अ पर्सन इज ब्लाइंड, उसको भी इंडिपेंडेंटली वोट डालने का अधिकार मिल पाए, उसको इतना एम्पावर कर दिया जाए कि उसको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े वोट डालने के लिए। वो इंश्योर करने के लिए 2002 में हेल्प अमेरिका वोट एक्ट लाया गया। और यहां पर जो स्पेशली एबल्ड है, वोटर्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग स्पेशली एबल्ड वोटर्स, उनकी हेल्प करने के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, जिस स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको ब्रेल कीपैड मिल जाते हैं, हेडफोन्स मिल जाते हैं विद ऑडियो असिस्ट, जिनके थ्रू आप अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये है पेपर बैलेट फिल्ड यूजिंग बैलेट मार्किंग डिवाइसेस। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कंप्यूटर है, कंप्यूटर को
कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं उनकी मदद कर पाएगा। वहां पर ब्रेल कीपैड है जिसके थ्रू अगर कोई देख नहीं सकता तो वो ये पहचान सकता है कि भाई कौन सा कैंडिडेट है ब्रेल कीपैड्स के थ्रू। ऑडियो सिस्टम लगाए गए हैं जिससे वो सुन सकते हैं, इस बात का पता लगा सकते हैं कि वोट किसको उन्हें कास्ट करनी है, किसको डालनी है। यहां पर क्या होता है, आप जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के बाद कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक बैलेट पेपर जो है उसका प्रिंट आउट निकाल देता है और वही होती है आपकी वोट। सो पेपर बैलेट फिल्ड यूजिंग बैलेट मार्किंग डिवाइसेस। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। उस कंप्यूटराइज सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो स्पेशली एबल्ड सिटीजन है वो भी वोट कास्ट कर सके किसी की मदद के बिना। यहां पर आप उस कंप्यूटराइज सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप किसको वोट डालना चाहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने के बाद वो एक पेपर बैलेट आपका प्रिंट कर देता है, जिस पेपर बैलेट के ऊपर वो कैंडिडेट, उसका नाम और आपकी वोट होती है जिसके फेवर में आप वोट डालना चाहते हैं। ठीक है, विल बी यूज्ड बाय ऑल वोटर्स इन 25% ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो ओवरऑल 25% यूएसए का रीजन ऐसा होने वाला है, 25% स्टेट्स ऐसे होने वाले हैं जहां पर यह सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा सिटीजन्स को वोट डालने के लिए। यह सिस्टम हेल्प करता है स्पेशली जो हमारे स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी मदद कर देता है कि वो भी इंडिपेंडेंटली अपना वोट कास्ट कर पाए। अब जो पोस्टल बैलेट है और बैलेट मार्किंग डिवाइस के थ्रू जो पोस्टल बैलेट प्रिंट किया गया है, इन दोनों ही बैलेट पेपर्स को स्कैन किया जाता है और उसके बाद वोट्स काउंट कर ली जाती है। ठीक है, अभी उस चीज पर भी आएंगे। तो ये तो दो तरीके हो गए। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था ओवरऑल कितने तरीके, 3 तरीके हैं वोट डालने के। 2 तरीके तो हमने देख लिए, एक पेपर बैलेट सिस्टम है, दूसरा अभी हमने देखा कंप्यूटराइज्ड है जहां पर आपकी वोट जो है वो प्रिंट होकर बाहर आ जाती है पोस्टल बैलेट की फॉर्म, पेपर बैलेट की फॉर्म में। तो एक तो डायरेक्ट पेपर बैलेट है, दूसरा कंप्यूटर के थ्रू पेपर बैलेट प्रिंट किया जाता है। यह सिस्टम इसलिए लाया गया था जिससे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको मदद की जा सके कि वो भी इंडिपेंडेंटली अपना वोट कास्ट कर सके, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तीसरा तरीका जो सबसे छोटे रीजन में यूज किया जाएगा, सबसे कम प्रेफर किया जाता है, सबसे कम यूज किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा तरीका जो सबसे कम यूज किया जाएगा, सबसे लीस्ट प्रेफर्ड है, वो है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम सिस्टम जो आपके यहां यूज किया जाता है। कुल मिलाकर ओवरऑल यूएसए में केवल 5%, केवल 5%। तो कुल मिलाकर पूरे यूएस में केवल 5% ऐसे वोटर्स हैं, ओनली 5%, जिनको ईवीएम मशीन्स प्रोवाइड की जाएंगी वोटिंग के लिए। तो मतलब ज्यादातर स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर रिलाय नहीं कर रही हैं यूएसए में, क्योंकि ओनली 5% ऑफ द वोटर्स दे विल बी प्रोवाइडेड विद सच वोटिंग मशीन्स। ठीक है, अ डीआरई सिस्टम इज लाइक ईवीएम इन इंडिया। तो जैसे हमारे यहाँ ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऐसे ही उनके यहाँ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक होती है, ईवीएम का ही एक फॉर्म होता है। बट ये लीस्ट प्रेफर्ड है, ये लीस्ट प्रेफर्ड है। केवल 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मेजॉरिटी जो सिटीजन्स हैं उनको ईवीएम के थ्रू ही वोट डालनी पड़ेगी। पहला है लुजियाना। लुजियाना पूरे यूएसए में एक लौता ऐसा स्टेट है जहां पर 100% ऑफ द पॉपुलेशन वो ईवीएम के थ्रू ही वोट डालेगी, 100%। और इसके अलावा दूसरा है नवादा। तो एक है नेवाडा और दूसरा है लुजियाना। ये रहा, ये 2 स्टेट यूएसए के ऐसे हैं जहां पर जो वोट डाली जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू डाली जाएगी, जिसको यूएसए में डीआरईज बोला जाता है। तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम ही, नाम अलग है डीआर। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्डिंग जो भी सिस्टम है वो। तो हमारे यहाँ इनको कह दिया जाता है ईवीएम, इनके यहाँ डीआरई के नाम से बुलाया जाता है। लुजियाना में 100% जो सिटीजन है वो डीआरई के थ्रू ही वोट डाल पाएंगे, और नेवाडा में
95% से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जिसको केवल डीआरई के थ्रू वोट डालने को मिलेगा। ठीक है, अब देश तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहे हैं भाई। अगर आप देखें कंप्यूटराइजेशन आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम जा रहे हैं, इंडिया भी तो गया ना। तो ज्यादातर कंट्रीज तो उस फॉर्मेट की तरफ मूव कर रही है, बट यूएसए ने ऐसा क्यों नहीं किया? यूएसए में आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पेपर बैलेट के थ्रू ही वोट क्यों डाल रही है? वो पेपर बैलेट के ऊपर क्यों इतना रिलाय कर रहे हैं? इसके पीछे एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हुआ क्या था सन 2000 में, 2000 में जितनी जूरिसडिक्शंस थी, मतलब जितने स्टेट्स थे, सभी स्टेट में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते थे वो कराए जाते थे पेपर बैलेट के थ्रू। अब सन 2000 में, 2000 में यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए 2000 में, वहां पर जो दो कैंडिडेट आमने सामने थे, उनमें एक थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, इराक के ऊपर अटैक हुआ, इन्हीं के दौर में हुआ। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे, इनके सामने थे एल गॉर। अब जो इलेक्शन हुआ फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा ये रहा, ये है फ्लोरिडा। तो जो फ्लोरिडा में इलेक्शन हुआ, जो वोटिंग हुई, पॉपुलर वोट, जैसे नवंबर में 5 नवंबर को होने वाली है, तो जो पॉपुलर वोट सन 2000 में डाली गई थी, फ्लोरिडा में ये बड़े कांटे का मुकाबला हुआ, बहुत ही क्लोज फॉट कॉन्टेस्ट था ये। किसी के भी फेवर में स्विंग हो सकता था, इट वाज अ स्विंग स्टेट, किसी के भी फेवर में जा सकता था, एल गॉर के भी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और जिसके फेवर में जाता अल्टीमेटली वही प्रेसिडेंट बनते। अब वहां पर क्या हुआ, क्योंकि पूरे देश में, पूरी कंट्री में जितनी जूरिसडिक्शंस थी, सभी में क्या हो रहा था, सभी में यूज किया जा रहा थे पेपर बैलेट। तो वहां पर भी पेपर बैलेट यूज हुए। अब वो पेपर बैलेट का जो डिजाइन था, वो डिजाइन कुछ खराब था। इनको कहा गया बटरफ्लाई बैलेट। बटरफ्लाई बैलेट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये था वो बैलेट। एग्जैक्टली यही बैलेट इस्तेमाल हुआ था फ्लोरिडा में। अब फ्लोरिडा में जो बैलेट पेपर प्रिंट किए गए वो थे बटरफ्लाई बैलेट। बटरफ्लाई बैलेट जो डिजाइन था, उस डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम की वजह से वोटर्स कंफ्यूज हो गए। यहां पर अगर आप देखेंगे, वोटर्स को एल गॉर के फेवर में एक्सक्यूज मी वोटर्स को एल गॉर के फेवर में जो वोट डालनी थी, वो डालनी थी यहां पर इस बॉक्स में। बट क्योंकि इसका डिजाइन कुछ ऐसा था, वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने वोट कास्ट कर दी इसके ऊपर, यहां दे गॉट कंफ्यूज। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली वोट तो कास्ट हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते मैं कंफ्यूज हो गया था इस वजह से मैंने गलत वोट डाला। वंस इट इज कास्ट, इट इज कास्ट। एक बार आपने वोट डाल लिया, आपने डाल दी, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो गए थे, ये कोई ग्राउंड नहीं होता वोट को चेंज करने का। तो हुआ क्या, इस बटरफ्लाई बैलेट का डिजाइन कुछ ऐसा था कि वोटर्स कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने की वजह से जहां पर उन्हें वोट डालनी थी, जहां पर उन्हें मार्क करना था, उन्होंने उसके ऊपर की तरफ मार्क कर दिया। एंड अल्टीमेटली एल गॉर के फेवर में वोट नहीं गए, वोट किसी और ही कैंडिडेट के फेवर में चले गए। और इसी वजह से फ्लोरिडा में जो पॉपुलर वोट पड़ा, वो इस गलती की वजह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फेवर में पड़ गया। अल्टीमेटली यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बने, जॉर्ज बुश। एक पेपर बैलेट के डिजाइन एरर की वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट बदल सकते हैं, यह सामने आया सन 2000। और इसी वजह से इसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जाएंगे। बट क्यों नहीं गए, अब आपके दिमाग में तो यह आएगा, जब इतना बड़ा एरर हो गया, जहां एल गॉर यूएसए के प्रेसिडेंट बन सकते थे, बनने चाहिए थे, बट बैलेट पेपर के बटरफ्लाई डिजाइन एरर की वजह से नहीं बन पाए, तो फिर अल्टीमेटली यूएसए को तो मूव कर जाना चाहिए था। उनको तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम अपना लेनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं अपना? ठीक है, इट वॉज बैलेट डिजाइन दैट अल्टीमेटली कॉस्ट गॉर द प्रेसिडेंसी। एल गॉर प्रेसिडेंट बनने चाहिए थे, लेकिन बटरफ्लाई डिजाइन की वजह से नहीं बन पाए।
नाउ व्हाट वाज द रीजन कि इसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ नहीं गए? अब हुआ क्या, जब ये इंसिडेंट सामने आया उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ईवीएम्स की तरफ मूव करेंगे। इनफैक्ट ऐसा हुआ भी। 2002 में हमने देखा हेल्प अमेरिका वोट एक्ट आया, 2002 में आया था, और हेल्प अमेरिका वोट एक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए, कंप्यूटराइज सिस्टम थे। कंप्यूटराइज सिस्टम में आप इंस्ट्रक्शंस इनपुट देते, वहां से एक पेपर बैलेट प्रिंट होकर आ जाता, वो सिस्टम आ गया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपने अपना ली। और 2006 में 2006 में यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस हुए। इन मिड टर्म इलेक्शंस में ऑलमोस्ट 42% ऑफ द जुरिस्डिक्शन, मतलब ऑलमोस्ट 42% ऑफ द स्टेट्स, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अपना लिया गया। ठीक है, अपना लिया गया। ऑलमोस्ट 42% तो ऐसी जुरिस्डिक्शन थी जहां पर केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ही हो रही थी, ईवीएम के थ्रू ही वोटिंग कराई जा रही थी। और 60% ऐसी जुरिस्डिक्शन थी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एज एन ऑप्शन अवेलेबल थी। तो मतलब 42% जुरिस्डिक्शन में केवल जो वोटर्स वोट कास्ट कर पाते वो ईवीएम मशीन्स के थ्रू कर पाते, लेकिन ओवरऑल 60% ऐसी जुरिस्डिक्शन आ गई थी जहां पर जो वोटिंग करवाई जा रही थी वहां पर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल था कि आप अगर चाहें तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू भी वोटिंग कर सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया। बट अल्टीमेटली इसको अपनाया नहीं गया। क्यों? इट वॉज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जिस वजह से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को एक तरीके से उनका विरोध किया जाता, उनको अपोज किया जाता। कंसर्न्स अराउंड हैकिंग एंड फॉरेन इंटरफेरेंस। सो देयर वर कंसर्न्स रिगार्डिंग हैकिंग एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से इनको अल्टीमेटली एक्सेप्ट नहीं किया गया और यूएस से वापस गया पेपर बैलेट के ऊपर। आज की तारीख में जो वोटिंग होने वाली है 5 नवंबर को, वहां पर हमने देखा कि ज्यादातर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सिटीजंस ऑफ यूएसए वो किसका इस्तेमाल करेंगे, पेपर बैलेट का। रिवर्स वापस जा रहे हैं पेपर बैलेट की तरफ। क्यों? बिकॉज ऑफ हैकिंग एंड फॉरेन इंटरवेरेंस इनका कंसर्न है। इनफैक्ट ये कंसर्न और प्रोमिनेंटली सामने आया 2016 में, जब ये कहा गया कि यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हुआ है रशिया का। इनफैक्ट 2024 के जो इलेक्शंस है उनको लेकर ये कहा जा रहा है ना केवल रशिया बल्कि चाइना और ईरान वो भी कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट को स्विंग करवाने के लिए। वहां पर भी मेडलिंग हो रही है, वहां पर भी हैकिंग का इस्तेमाल होने के चांसेस है, वहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फॉल्स डेटा, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करवाए जा रहे हैं। तो यही एक रीजन था कि अमेरिकन वापस गए पेपर बैलेट में। एलिगेशंस ऑफ रशियन इंटरफेरेंस इन 2016 इलेक्शंस एंड द अल्टीमेट इलेक्शन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनने चाहिए थे, मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन के फेवर में था, बट अल्टीमेटली फेथलेस इलेक्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट डाल दी, हिलरी क्लिंटन को चीट किया, डिच कर दिया, इसलिए वो बन गए। तो 2016 में रशियन इंटरफेरेंस का चार्ज लगा और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। इसकी वजह से जो अमेरिकन है उनका फेथ इस सिस्टम में और उठ गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अल्टीमेट जो वोटिंग होने वाली है, यहां पर जो मेजॉरिटी वोट कास्ट करेगी यूएस के जनता, यूएस के सिटीजन जो मेजॉरिटी वोट कास्ट करने वाले हैं, वो कैसे होगा? दैट विल बी थ्रू पेपर बैलेट, इसीलिए वो वापस गए। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो अमेरिकन इलेक्शन का सिस्टम है, कैसे वोट डाली जाएगी, कब वोट डाली जाएगी, कैसे इलेक्टर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाता, आई एम होपिंग कि आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और ये पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि देखिए यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कंपेयर कराए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस कंपेयर कराए जाते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अगर आप ये चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा कंटेंट आप एक्सेस कर पाए तो ये टेलीग्राम चैनल है, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर। आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च बार में आप इसे टाइप कर दीजिए,
मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, इसको टाइप कर दीजिए, ठीक है, और यहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पूरी की पूरी पीडीएफ जिससे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ये मैं वहां अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग यूएसए के इलेक्शन सिस्टम को समझना चाहते हैं। इनफैक्ट एक आम आदमी भी यूएसए के इलेक्शन को फॉलो करता ही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता क्या होगा। होपफुली उनको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और 2026 अपना यूपीएससी आपका जो अटेम्प्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, नया बैच शुरू हो चुका है। 12 महीने में पूरा सिलेबस कवर होगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक। और जिस गहराई से जाकर, जिस क्लैरिटी के साथ मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसी गहराई और इसी क्लैरिटी के साथ आप सब कुछ समझ पाएंगे बैचेस में। एडमिशन लेते हुए एसी लाइव कोड लगा लीजिएगा। कैसे एडमिशन लेना है मैं उसका थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूं। आपको जाना है स्टडी IQ की वेबसाइट, गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए स्टडी IQ, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जब आप लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे, फाउंडेशन बैचेस, ऑप्शनल बैचेस, ऑल ऑफ दैट। एक्सप्लोर कोर्सेज में जाइएगा, जब आप एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएंगे तो सारे बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। इनफैक्ट दिवाली सेल चल रही है, फायदा उठा लीजिएगा। 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक बैच है, 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए जो मैंने कहा 28 तारीख से बैच शुरू हुआ है, 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फाउंडेशन बैच है वो। 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए एक लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच आपके लिए। अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हैं बैचेस तो हिंदी के बैचेस भी हैं, और अगर आप ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सब कुछ अवेलेबल है। करना क्या है, जिस भी बैच में एडमिशन लेना है वहां पर जाइएगा। बैच पर जब आप आ जाएंगे, बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ चले जाइएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा 4 ऑफर्स अवेलेबल। चारों में से कोई ऑफर कोड नहीं लगाना, कोड लगाना है मेरा, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट इनसे भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। एंटर कूपन कोड पर जाओ, एसी लाइव कोड लगा दो, एसी लाइव कोड को अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दोगे, प्राइस कम हो जाएगा। सभी बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एसी लाइव कोड यूज कीजिएगा, एडमिशन लीजिएगा, तैयारी में आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।